नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक वो तमाम खबरें पहुंचाते हैं जिन पर रहती है हम सभी की नजर, जो लगातार बनी रहती है सुर्खियों में, और साथ ही उन खबरों से जुड़ी हुई तमाम अपडेट भी अपने संवाददाताओं के जरिए आप तक पहुंचाते हैं। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों पर हम डालेंगे नजर, अपने संवाददाताओं से करेंगे बात। सबसे पहले उन 3 प्रमुख खबरों का रुख। तो आज सबसे पहली और प्रमुख खबर, वजाहत को नहीं मिलेगी राहत। जी हां, वजाहत ये वही शख्स है जिसने शर्मिष्ठा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी, लेकिन अब वजाहत के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हो चुकी है। और दरअसल आखिर उनके खिलाफ ये एफआईआर दर्ज क्यों हुई है और किस तरह की कार्रवाई उनके आगे होने के चांसेस नजर आ रहे, बताएंगे इस खबर के बारे में विस्तार से आपको। लेकिन इसके साथ ही दूसरी खबर का भी रुख कर लेते हैं। भारत का लाल करेगा कमाल। जी हां, अब एक्सियोम 4 मिशन में शुभ है शुभांशु। और आखिर ये मिशन क्या है और आखिर शुभांशु कौन है, क्योंकि बताया जा रहा है कि अब वो अंतरिक्ष जाएंगे और अंतरिक्ष में जाकर के एक नया कीर्तिमान हासिल करेंगे, भारत की तरफ से इतिहास रखेंगे। बताएंगे इस खबर के बारे में विस्तार से आपको। लेकिन इसके साथ ही तीसरी खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी, जहां तीसरे विश्व युद्ध की आहट इस वक्त देखने को मिल रही है। यूक्रेन का पर्ल हार्बर जैसा हमला तीसरे विश्व युद्ध की आहट के तौर पर देखा जा रहा है। आखिर क्या यूक्रेन की तरफ से हमला किया गया था और क्यों इसे पर्ल हार्बर के साथ कंपेयर किया जा रहा है, बताएंगे इस खबर के बारे में विस्तार से आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज पंच की और सबसे पहले प्रमुख खबर का रुख कर लेते हैं, जहां आपको बता दें कि शर्मिष्ठा के बाद में अब जिस शख्स ने शर्मिष्ठा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी, अब उसी के खिलाफ कहीं ना कहीं शिकायत दर्ज की गई है। और असम की पुलिस अब उसे ढूंढने के लिए, उसको गिरफ्तार करने के लिए पश्चिम बंगाल भी पहुंच चुकी है। दरअसल इस पूरे मामले की अगर हम बात करें तो पूरा मामला 30 तारीख से शुरू हुआ था। 30 तारीख को जब शर्मिष्ठा की गुरुग्राम से गिरफ्तारी हुई, उन्होंने एक पोस्ट किया था। हालांकि उस आपत्तिजनक पोस्ट के बाद में उस वीडियो को डिलीट भी कर दिया था और माफी भी मांग ली थी, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं उन्हें राहत नहीं मिली और पश्चिम बंगाल पुलिस ने उन्हें गुरुग्राम से 30 मई को गिरफ्तार किया था। जिसके बाद में अब जिस शख्स ने एफआईआर दर्ज की थी, उस शख्स के ऊपर भी कहीं ना कहीं गिरफ्तारी की तलवार इस वक्त लटक रही है। आइए एक नजर डालते हैं इसके ग्राफिक्स पर। तो शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी मामले में अब एक नया मोड़ आ चुका है। सलाखों के पीछे जाएगा वजाहत। जी हां, ये कहा जा रहा है और शिकायतकर्ता वजाहत अब कहीं ना कहीं खुद विवादों में इस वक्त वो फंसा हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि शिकायतकर्ता वजाहत पर आरोप है कि उसने हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की है, और जिसको लेकर अब उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। एफआईआर के बाद ही, जब वजाहत ने एफआईआर कराई थी शर्मिष्ठा के खिलाफ, उसके बाद ही उनकी गिरफ्तारी हुई थी। लेकिन अब वजाहत ने जिस तरीके से हिंदू देवी देवताओं की जो पोस्ट है उसको लेकर एक भड़काऊ पोस्ट किया है, मां कामाख्या और भगवान श्री कृष्ण पर उन्होंने ये अपमानजनक टिप्पणी की थी, जिसको लेकर अब वो विवादों में घिर गए हैं और उनकी मुश्किलें फिलहाल अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। साथ ही गिरफ्तारी के लिए असम सरकार ने पश्चिम बंगाल अपनी पुलिस भेज भी दी है, और इसको लेकर के सीएम की तरफ से क्या कुछ कहा गया वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन फिलहाल असम सीएम ने साफ तौर पर यह कहा कि गिरफ्तारी के लिए बंगाल सरकार से भी मदद मांगी है। आखिर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, आपको सुनाते हैं। A case has been registered against him, so our police will go to West Bengal and will request government of West Bengal to hand over him to Assam. But কিমান কোঅপাৰেশ্যন গভৰ্ণমেণ্ট অফ ৱেষ্ট বেংগলৰ পৰা পাওঁ সেইটো সময়ে ক'ব পাৰিব, আজিতো এতিয়াই ক'ব নোৱাৰিব। तो हेमंत बिस्वा शर्मा ने साफ तौर पर यह कहा कि पश्चिम बंगाल पुलिस भेजी जा चुकी है और वहां की सरकार से भी मदद मांगी। लेकिन इसी बीच जानकारी ये भी मिल रही है कि वजाहत जो है वो इस वक्त फरार हो चुका है। आखिर कहां गायब हुआ है वजाहत, एक नजर इस पर भी डालते हैं। दरअसल वजाहत खान कादरी रशीदी के पिता की तरफ से ये बयान सामने आया। बीते कल एक चैनल को उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया और इस दौरान इस बयान में पिता सद्दत खान ने बेटे को निर्दोष बता दिया है। पिता सद्दत खान ने निर्दोष बताया है अपने बेटे को और कहा है कि हिंदू धर्म का अपमान उनका बेटा नहीं कर सकता है। शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी के बाद से हमें धमकियां मिल रही है, ये बात भी पिता की तरफ से कही गई। इसके साथ ही कहा कि सभी धर्मों का होना चाहिए सम्मान, ये बात उनके पिता की तरफ से, वजाहत की जो पिता है सद्दत खान, उनकी तरफ से कही गई है। लेकिन क्या वाकई बेटा निर्दोष है?
फिलहाल आगे किस तरह की कार्रवाई होगी इस पर नजर हमारी लगातार बनी हुई। लेकिन इसके साथ ही आखिर ये पूरा मामला क्या है जिसमें ये पूरा नया मोड़ आया है, एक नजर इस पर डालते हैं। दरअसल शर्मिष्ठा ने एक वीडियो पोस्ट की थी। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है शर्मिष्ठा, जिन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट की थी जिसमें अपमानजनक कुछ चीजें टिप्पणी थी। हालांकि विवादों में जब वो वीडियो आई तो विवादों में आने के बाद में उस वीडियो को, उस पोस्ट को डिलीट भी कर दिया गया और माफी भी शर्मिष्ठा की तरफ से मांग ली गई। लेकिन उसके बावजूद भी 30 मई को गुरुग्राम से शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी हुई। पश्चिम बंगाल पुलिस ने शर्मिष्ठा को गिरफ्तार किया, जिसके बाद कोलकाता की अलीपुर कोर्ट में उनकी पेशी हुई, जहां कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इसके साथ ही आपको बता दें कि शर्मिष्ठा के सपोर्ट में भी अब कई लोग आ रहे हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने शर्मिष्ठा की रिहाई की साफ तौर पर मांग की है। इसके अलावा कंगना रनौत ने भी पुलिस की कार्रवाई पर तमाम सवाल उठाए हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रसन्नजीत बख्शी इस वक्त जुड़े हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। प्रसन्नजीत, सीधे तौर पर अगर हम देखें तो शर्मिष्ठा ने जिस तरीके से टिप्पणी की, अब उसके बाद में जिस व्यक्ति ने, जिस शख्स ने शर्मिष्ठा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी, अब वही विवादों में फंसा हुआ है। हिंदू देवी देवताओं को लेकर भड़काऊ पोस्ट किया गया, टिप्पणी की गई, तो क्या उसके खिलाफ भी वही कार्रवाई होगी आगे आने वाले समय में जो शर्मिष्ठा के खिलाफ हुई है? कृतिका, देखिए यही सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि ये वजद खान की तरफ से एक डायरी किया गया था जिसको बाद में पुलिस की तरफ से एफआईआर में तब्दील कर दिया गया था और फिर शर्मिष्ठा की खोज में कोलकाता पुलिस की तरफ से जिस तरह की प्रोएक्टिव रोल दिखा गया और आखिर तक गुरुग्राम से उन्हें गिरफ्तार किया गया था। तो अब लोगों की सवाल है, क्योंकि वजद खान की जो सोशल मीडिया है वहां पे भी जब लोगों ने खंगाल के निकाले हैं तो देखा कि कई सारे ऐसे टिप्पणी हैं जो हिंदू धर्मावलंबी की लोगों की जो भावना है उसे चोट पहुंचाता है। खास तौर से देवी कामाख्या के बारे में जो कुछ भी किए वहां पे लिखा गया था, इसके बारे में असम पुलिस की तरफ से एफआईआर किया गया। और बंगाल में भी कई सारे लोग जिस तरह से वजद ने शर्मिष्ठा के खिलाफ कंप्लेन दर्ज किए थे, उसी तरह से बंगाल की कई लोगों ने अलग अलग जगह पर वजद के खिलाफ कंप्लेन लॉन्च किया है। अब देखना यह है कि जिस तरह से वजद की कंप्लेन को एफआईआर में तब्दील किया गया था, वैसे ही उस तरह से बाकी लोगों की वजद के खिलाफ जो कंप्लेन है उसे एफआईआर में तब्दील करते हैं या नहीं, चाहे वो कोलकाता पुलिस हो चाहे वो बंगाल पुलिस हो। लेकिन अभी भी ऐसा कुछ हुआ नहीं है और बताया जा रहा है कि वजद खान फरार है। हमें कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि वो फरार है या कोलकाता पुलिस उसे सेफ कस्टडी में रखे हैं, ये अलग बात है। लेकिन अभी फिलहाल फरार है और पत्रकारों की तरफ से भी तलाश जारी है, क्योंकि एक भी कंप्लेन को एफआईआर में तब्दील नहीं किया गया अभी तक कोलकाता पुलिस की तरफ से। कृतिका, देखिए कहीं ना कहीं सीधे तौर पर सवाल जो है वो कोलकाता पुलिस या यूं कहें कि पश्चिम बंगाल की जो पुलिस है उसी पर उठ रहा है कि शर्मिष्ठा के मामले में जिस तरीके से तेजी उन्होंने कार्रवाई करते हुए दिखाई है, वही तेजी आखिर वजाहत खान के मामले में क्यों नहीं नजर आ रही? बिल्कुल, देखिए ना, कोई माने ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जो शर्मिष्ठा की जो सोशल मीडिया पोस्ट है उसके कारण कुछ हुआ भी नहीं था, पहली बात। दूसरी बात है, शर्मिष्ठा ने उस पोस्ट को डिलीट करके माफी भी मांग लिया था। बिल्कुल, इससे ज्यादा कुछ करना क्या नहीं है। लेकिन वजद की जो वजाहत की जो सोशल मीडिया है उसमें कई सारे ऐसे हिंदू देव देवी के खिलाफ जो पोस्ट है वो अभी भी बरकरार है। तो इसीलिए इंतजार में है लोग कि किस तरह से कोलकाता पुलिस जो तेजी शर्मिष्ठा के बारे में दिखाया, वो तेजी ना संदेशखाली के बारे में दिखाया था, ना मुर्शिदाबाद के बारे में दिखाया था। अब देखना इस बात की है कि वजाहत के बारे में ऐसा तेजी कोलकाता पुलिस या बंगाल पुलिस की तरफ से दिखा जाता है कि नहीं। कृतिका, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया वसंत जी तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इस खबर पर आप अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा। और इसी के साथ चलिए अब अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं, जहां भारत का लाल अब दिखाएगा अंतरिक्ष में कमाल। जी हां, लखनऊ की गलियों में पला बढ़ा एक युवक अंतरिक्ष की उड़ान भरने के लिए तैयार है। भारत के अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला आने वाली 8 जून को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना होंगे। साथ ही आपको बता दें कि शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय बनने वाले हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि ऐसे में शुभांशु की उपलब्धि सिर्फ उनके परिवार, सिर्फ उनके प्रदेश के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए बेहद खास है और गौरव का भी क्षण है।
एक्सियोम मिशन 4 के तहत शुभांशु शुक्ला 14 दिन तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रहेंगे और शुभांशु की ये यात्रा भारत के लिए बेहद अहम और ऐतिहासिक होगी। करेंगे अपने संवाददाता से बात, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं भारत का स्पेस हीरो। तो भारत का स्पेस हीरो शुभांशु शुक्ला जो अब अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बनते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही अगर हम देखें तो इससे पहले राकेश शर्मा ने 1984 में यात्रा की थी अंतरिक्ष की, जिसके बाद में अब शुभांशु शुक्ला ये यात्रा करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही एक्सियोम स्पेस के AX4 मिशन का हिस्सा शुभांशु शुक्ला होंगे। 8 तारीख को वो रवाना होंगे यहाँ से, 8 जून को कैनेडी स्पेस सेंटर से वो उड़ान भरते हुए नजर आएंगे। 14 दिन का उनका ये पूरा शेड्यूल है जो, और इसके साथ ही अगर हम देखें तो फाल्कन 9 रॉकेट और ड्रैगन कैप्सूल उनको अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर पहुंचाएगा। पोलैंड और हंगरी के जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो भी हालांकि इस मिशन का ही हिस्सा हैं और तीनों देशों की 40 साल में पहली सरकार प्रायोजित ये अंतरिक्ष यात्रा है। और इस यात्रा को लेकर शुभांशु शुक्ला की तरफ से कहा गया है कि ये मेरी नहीं बल्कि 1.4 अरब भारतीयों की ये यात्रा है। इसके साथ ही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर होंगे अब पोषण से जुड़े हुए प्रयोग। आखिर वहां पर कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे, एक नजर उस पर डाल लेते हैं। 14 दिनों तक स्पेस स्टेशन में शुभांशु शुक्ला रहेंगे, जहां माइक्रोग्रेविटी में किए जाएंगे 60 वैज्ञानिक प्रयोग और कई अंतर्राष्ट्रीय मिशन की भी शुभांशु शुक्ला आगे आने वाले समय में अगुवाई करते हुए नजर आएंगे। जहां सीधे तौर पर हम देखें तो विज्ञान, वाणिज्यिक और आउटरीच से जुड़े हुए ये तमाम मिशन होंगे जो वहां पर पूरे किए जाएंगे और जिससे इन तमाम एक्सपेरिमेंट जो होंगे उनसे कहीं ना कहीं देश के साथ साथ पूरे विश्व को भी एक नई राह मिलेगी। भारत की ओर से पोषण, फूड से जुड़े हुए ये एक्सपेरिमेंट्स होंगे। इसके साथ ही अंतरिक्ष में पौधों की जीवन क्षमता और पोषण पर भी प्रयोग किया जाना है। वहाँ पर कुछ पौधे उगाए जाएंगे और उनके जीवन पर, उनके पोषण पर ये तमाम एक्सपेरिमेंट होंगे और भारत के अलग अलग हिस्सों से ये तमाम जो चीज़ें हैं उन्हें साथ लेकर के शुभांशु शुक्ला जाएंगे। इसके साथ ही इसरो, DBT और नासा का ये संयुक्त वैज्ञानिक अनुसंधान गगनयान मिशन के लिए काफ़ी अहम है। एक्सियोम 4 मिशन और डेटा भविष्य की लंबी अवधि की अंतरिक्ष यात्राओं की भी इसके जरिए कहीं ना कहीं नींव रखी जाएगी। इस मिशन की अगर हम बात करें तो मिशन पर इसरो द्वारा करीब 550 करोड़ खर्च किए जा रहे हैं। नजर इस पर रहेगी, लेकिन इसके साथ ही मां की तरफ से क्या कुछ कहा गया है एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। शुभांशु शुक्ला की तरफ से मां ने कहा है कि बेटे का नाम ही शुभ है और नाम की तरह ही वो खुद शुभ है। शुभांशु का घर लखनऊ के त्रिवेणी नगर में स्थित है और वहां पर उनके घर पे जब हमारी टीम जाती है तो दीवारों पर अंतरिक्ष ड्रेस में उनकी कई सारी तस्वीरें भी टंगी हुई नजर आई हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि अंतरिक्ष ड्रेस में ये तस्वीरें नजर आई। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की एक जो फोटो है वो इस दौरान वहां पर नजर आई है। दीवारों पर अंतरिक्ष ड्रेस में ये तस्वीरें टंगी हुई हैं। लेकिन इसके साथ ही माँ की तरफ से, जो उनकी माँ है आशा, उनका कहना है कि गुंजन ने कभी कोई मांग नहीं की है। दरअसल शुभांशु शुक्ला का जो घर का नाम है वो गुंजन है और माँ की तरफ से कहा गया कि कोई कभी किसी चीज़ को लेकर मांग नहीं की गई। तो वहीं पिता शंभू दयाल वो कह रहे हैं कि कोविड के दौरान परिवार को संभाला है शुभांशु ने। और बहन शुचि, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हर काम में परफेक्शन चाहता है और 100% देता है। तो परिवार को भी काफ़ी सारी उम्मीदें हैं इस वक्त शुभांशु शुक्ला से, अपने बेटे से, लेकिन सिर्फ उनके परिवार को नहीं बल्कि इस वक्त पूरे देश को उनसे काफ़ी उम्मीदें हैं। आखिर शुभांशु का ज़मीन से लेकर आसमान तक का सफ़र किस तरीके का रहा है, एक नज़र उस पर डाल लेते हैं। साल 2002 में CMS अलीगंज से 12वीं पास की थी उन्होंने और पढ़ाई में भी टॉपर रहे हैं शुभांशु। इसके साथ ही NDA की परीक्षा में NDA की परीक्षा उन्होंने दी थी जिसमें उन्होंने इंटरव्यू भी पास किया, लेकिन उसके बाद में उन्होंने खुद ही उसको मना कर दिया। साल 2006 में एयरफोर्स का चयन किया और फाइटर पायलट शुभांशु बन गए। साल 2019 में गगनयान के लिए चुने गए 4 भारतीयों में से भी एक हैं और रूस के यूरी गागरिन ट्रेनिंग सेंटर में 2 साल की ट्रेनिंग उन्होंने लिए। 2019 से लेकर 2021 तक उन्होंने ट्रेनिंग ली। बेंगलुरु में इसरो की ट्रेनिंग फैसिलिटी में भी अपनी तैयारी लगातार जारी रखी, जिसके बाद में अब यानी कि 2025 में स्पेसएक्स और एक्सियोम के साथ अपनी ट्रेनिंग उन्होंने पूरी की है। तो ये उनका जमीन से लेकर आसमान तक, गगन तक का ये सफर रहा है। हमारे साथ में हमारे सहयोगी विकास इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं जो कि इस वक्त लखनऊ में मौजूद हैं। विकास, शुभांशु शुक्ला अब सिर्फ लखनऊ में एक परिवार नहीं, सिर्फ लखनऊ नहीं बल्कि पूरे देश का नाम रोशन करेंगे। लखनऊ के शुभांशु
पर पूरे देश की नजर है और फख्र है उन पर गर्व करता है पूरा लखनऊ, पूरा देश, पूरा प्रदेश। क्योंकि लगभग 4 दशक के बाद राकेश वर्मा, शुभांशु अंतरिक्ष जा रहे हैं और इंटरनेशनल स्पेस पे जो रिसर्च होगी, जैसा कि आपने विस्तार से बताया कि माइक्रो ग्रेविटी पर जो तमाम सारी रिसर्च की जाएंगी, वो आने वाले समय में भारत में अंतरिक्ष विज्ञान के लिए एक बड़ा कदम होगा। पीएम मोदी का जो सपना है अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत किस कदर और आगे बढ़े, उसकी दिशा में ये एक बड़ा कदम साबित होगा। क्योंकि शुभांशु की ये 14 दिन की जो यात्रा है, इसमें तमाम सारी बड़ी चीजें निकल कर सामने आएंगी, जिसमें भारत को आने वाले समय में भारत की जो नई नस्ल के वैज्ञानिक होंगे, जो होंगे इस क्षेत्र में, तमाम सारे लोग हैं जो इस पर रिसर्च कर रहे हैं, उनके लिए ये यात्रा अत्यंत ही महत्वपूर्ण होगी। क्योंकि भारत आने वाले समय में जिस तरीके से पीएम मोदी ने जो लक्ष्य रखे हैं, आने वाले समय में चाहे गगनयान हो, चाहे अंतरिक्ष में भारत का अपना स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना की संकल्पना हो, उन सब दिशा में यह कदम X4 मिशन जो है बहुत बड़ा कारगर साबित होने वाला है। और इसको लेकर पूरा लखनऊ, पूरा प्रदेश, पूरा देश ही गौरवान्वित है। और उनके माता पिता, उनकी परिवार की तो बात अलग ही है, वो तो खुश है, लेकिन बच्चा बच्चा खुश है, विज्ञान में रुचि रखने वाला हर एक व्यक्ति खुश है और सबकी शुभकामनाएं हैं। 8 तारीख का इंतजार है, जब भारतीय समय के अनुसार तकरीबन 6 बजे ये रवाना होंगे, तो उसको लेकर सभी की प्रार्थना है कि ये मिशन सफल हो और उसके बाद भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में और बड़ा करता रहे, लगातार निरंतर बढ़ता रहे, आगे बढ़ता रहे। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए इस खबर से। और इसी के साथ न्यूज पंच में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन इसी बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइए, क्योंकि ब्रेक के उस पार बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर की। QR कोड स्कैन करो, 5000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया। UPI पिन एंटरिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा, प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। अब बारी अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर की, जहां आपको बता दें कि यूक्रेन ने ऑपरेशन स्पाइडर वेब के तहत रूस के हवाई ठिकानों पर कोऑर्डिनेट ड्रोन अटैक करके सबको चौंका दिया था, जिसके बाद दोनों देशों के बीच इस्तांबुल में दूसरे दौर की बीते कल शांति वार्ता हुई। लेकिन ये शांति वार्ता करीब 1 घंटे तक चली, जिसमें रूस ने बिना शर्त सीज फायर के प्रस्ताव को एक बार फिर से सिरे से खारिज कर दिया है। हालांकि दोनों पक्ष एक नए प्रिजनर एक्सचेंज पर जरूर सहमत हो गए हैं, जिसके तहत कुल 6000 सैनिकों के शवों की अदला बदली की जाएगी। करेंगे रूस यूक्रेन के बीच हुई इस शांति वार्ता को लेकर चर्चा अपने संवाददाता से, पर उससे पहले आपको दिखाते हैं कि रूस यूक्रेन में ये तकरार तो बेनतीजा रही है रूस यूक्रेन की ये शांति वार्ता, जहां तुर्की के राष्ट्रपति की मध्यस्थता में ये अहम बैठक बीते कल हुई थी। और इस अहम बैठक में करीब 1 घंटे तक ये अहम बैठक चली है, लेकिन कुछ खास नतीजे इसमें नहीं आए। दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने ही तेवर दिखाते हुए नजर आए हैं। रूस और यूक्रेन के जो प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल हुए थे, जहां रूस ने यूक्रेन से 4 इलाकों को छोड़ने के लिए कहा था, यूक्रेन से जिन इलाकों पर यूक्रेन ने कब्जा किया हुआ है। साथ ही नाटो में शामिल ना होने की भी शर्त रखी गई और यूक्रेन ने इन तमाम मांगों को आत्मसमर्पण जैसा बताकर सीधे तौर पर ठुकरा दिया है। इसके साथ ही युद्ध को और लंबा खींचेगी रूस की ये शर्तें, ये बात यूक्रेन की तरफ से कही गई है। लेकिन आखिर बीते कल जो ये 1 घंटे की अहम बैठक हुई है, इसमें किन बातों को लेकर सहमति बनी है वो भी आपको बता देते हैं। कुल 12000 सैनिकों के शवों की अदला बदली की जाएगी। 6000 सैनिक यूक्रेन के, 6000 सैनिक रूस के, और ग्रे जोन के जरिए शवों को वापस सौंपा जाएगा। साथ ही शवों को निकालने के लिए इस दौरान उस क्षेत्र में सीज फायर भी जरूरी है। 2 से 3 दिनों का सीमित सीज फायर प्रस्तावित है इस दौरान। और इस बार पहले चरण में अगर हम देखें तो 1000 युद्धबंदियों की भी अदला बदली की जाएगी। रूस ने शांति समझौता का जो पूरा मसौदा है वो इस वक्त
सौंप दिया है। लेकिन अगर सीधे तौर पर हम देखें तो बीते कल जो ये अहम बैठक हुई थी और उससे पहले यूक्रेन ने हाल ही में रूस पर हमला किया था, उस पर भी कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि स्पाइडर वेब जो ऑपरेशन का नाम रखा गया पर्ल हार्बर से, उसकी तुलना अब की जा रही है। दोनों हमले ही आश्चर्यजनक और अप्रत्याशित हैं, ये बात कही जा रही है। स्पाइडर वेब जो हाल ही में यूक्रेन ने रूस के ऊपर जो हमला बोला है, साथ ही इन दोनों हमलों को लेकर अब कंपेयर किया जा रहा है आपस में कि रूस यूक्रेन वॉर अब दोनों हमलों में आश्चर्यजनक और अप्रत्याशित है। दोनों हमलों ने सैन्य केंद्रों पर ही गहरा आघात किया है। पर्ल हार्बर हमले ने द्वितीय विश्व युद्ध की नींव रखी थी। जब पर्ल हार्बर ये हुआ था तो उसी दौरान द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था, जिसको लेकर यूक्रेन ने, आपको बता दें कि यूक्रेन रूस युद्ध हमले से अब कहीं ना कहीं तीसरा विश्व युद्ध होने की भी संभावना इस वक्त जताई जा रही है कि तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। पर्ल हार्बर हमले से युद्ध के नई तरीकों की भी शुरुआत हो चुकी है और उसी तरह का है यूक्रेन का ये ड्रोन हमला जो हाल ही में किया है। वैश्विक स्तर पर सैन्य रणनीति में भी आगे आने वाले समय में अब इसके जरिए कहीं ना कहीं बदलाव आ सकता है। इसके साथ ही आखिर पर्ल हार्बर अटैक क्या है और इसकी पूरी कहानी क्या है, एक नजर उस पर डालते हैं। 7 दिसंबर 1941 में जापान ने यह हमला किया था। अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर को अपना निशाना बनाया था और अमेरिका पर आसमान से तबाही बरसाई गई थी। इस हमले में उस दौरान 2400 से ज्यादा अमेरिकी मारे गए थे। इस पर्ल हार्बर अटैक में 8 युद्धपोतों सहित 21 जहाज भी क्षतिग्रस्त हुए थे। 180 से ज्यादा विमानों को काफी नुकसान उस दौरान हुआ था। इसके साथ ही आपको बता दें कि अमेरिकी नौसेना को भी कमजोर करना सीधे तौर पर इस हमले का, इस अटैक का उद्देश्य था। USS एरिजोना नामक युद्धपोत को भी इस दौरान इस हमले के जरिए उड़ा दिया गया था और तब से त्रासदी का प्रतीक है USS एरिजोना। जापान एशिया में विस्तार चाहता था, जिसके बाद में और इसी हमले के बाद में जो पर्ल हार्बर है, इसके जरिए ही कहीं ना कहीं दूसरा जो विश्व युद्ध था उसकी शुरुआत हुई। लेकिन अब जो हाल ही में यूक्रेन की तरफ से जो हमला किया गया रूस के ऊपर, उस हमले के बाद में, उस ड्रोन अटैक के बाद में अब कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत इसके जरिए हो सकती है, नींव इसके जरिए रखी जा सकती है। हालांकि फिलहाल बीते कल जो अहम बैठक हुई है, उस बैठक में कुछ खास नतीजा उस बैठक का नहीं निकला है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अक्षय डोंगरे इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हें बात करते हैं। अक्षय, बीते कल काफी अहम ये बैठक हुई है इस्तांबुल में यूक्रेन और रूस की, लेकिन जितनी उम्मीद थी इस बैठक से नतीजे की, वो नतीजा कहीं ना कहीं नहीं निकल पाया। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और जिस तरह से ये स्पाइडर वेब जो एक तरह से ऑपरेशन चलाया गया है यूक्रेन द्वारा, आपने ठीक कहा कि पर्ल हार्बर से इसकी तुलना की जा रही है और इसका कारण ये है कि जिस तरह से पर्ल हार्बर अटैक हुआ था, जापान ने पूरा पैसिफिक ओशन यानी कि प्रशांत महासागर को क्रॉस करके जो हमला किया था अमेरिका के ऊपर, अमेरिकन सॉइल के ऊपर, वो अप्रत्याशित रहा था। और उसी तरह से यूक्रेन ने हज़ारों किलोमीटर का सफ़र तय कर अंदरूनी इलाकों में जिस तरह से हमले किए हैं रशियन एयर बेसिस के ऊपर, उनके कहा जा रहा है कई सारे बॉम्बर्स या फिर फाइटर एयरक्राफ्ट जो नेस्तनाबूद किए हैं, उसकी तुलना पर्ल हार्बर से की जा रही है। पर्ल हार्बर ही वो हमला था जिसने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में खींचा और कहीं ना कहीं जो यूके और फ्रांस जैसे देश थे जो जर्मनी के द्वारा जो हमले हो रहे थे उससे लगातार हार रहे थे, उनको एक बड़ी राहत अमेरिका के द्वितीय विश्व युद्ध में आने से हुई थी। और इसी तरह से इसको भी एक टर्निंग पॉइंट की तरह से देखा जा रहा है। देखिए, समझने की बात यह है कि रशिया के पास फायर पावर की कमी नहीं है, कैपेबिलिटीज की कमी नहीं है, और जो उनका अब तक हमला था वो एक तरह से संतुलित हमला था, यानी कैलकुलेटेड था। लेकिन अब क्या हो सकता है आगे, जिस तरह से रूस को नुकसान हुआ है उसका एक तरह से कोई सीमा नहीं रह जाएगी और युद्ध अब बढ़ने की तरफ एक तरह से मुड़ सकता है, क्योंकि अभी तक जो शांति वार्ता होने की बात हो रही थी, कुछ उम्मीद थी कि शांति बहाल होगी दोनों देशों के बीच में, लेकिन अब रूस की तरफ से जो भी हमला किया जाएगा वो काफी भयानक हो सकता है। साथ ही बीते कल जो अक्षय बैठक हुई है दोनों देशों के बीच में, उस बैठक में कहीं ना कहीं एक चीज पर जरूर सहमति बनी है कि 6000 सैनिकों के शवों को एक दूसरे को सौंपा जाएगा। इसके साथ ही 1000 जो युद्धबंदी हैं उन्हें भी सौंपा जाएगा। जी, ये सहमति बनी है, लेकिन सीजफायर को लेकर दोनों देश अपनी अपनी बातों पर अड़े हुए हैं। देखिए, यूक्रेन के जो क्षेत्र है, लुहांस्क है, दनेत्स्क है, डॉनबास्क है, क्रीमिया है, जिनके ऊपर रूस का कब्जा है, वो उन्हें छोड़ने के लिए राजी बिल्कुल भी नहीं होगा। ऐसे में यूक्रेन किस तरह से सीजफायर करेगा, ये उनके पब्लिक परसेप्शन को लेकर ये भी चीज़ संभव नहीं है। रशिया वापस नहीं जाएगा, यूक्रेन पीछे हट नहीं सकता। तो एक तरह से शांति वार्ता की कोशिश तो हो रही है, लेकिन जब तक जो बुनियादी मुद्दे हैं उनके ऊपर कोई एक तरह से ठोस कदम ना उठाया जाए या फिर जो
ग्राउंड इश्यूज है उनके ऊपर अगर कोई सोल्यूशन ना आए तो युद्ध विराम या फिर युद्ध खत्म होने जैसी कोई भी संभावना अभी नहीं देखी जा रही। डोनाल्ड ट्रंप के कहने के बावजूद भी हमले लगातार बढ़ रहे हैं और यूक्रेन ने जो हमला किया है उसके बाद तो साफ तौर पे रशिया की तरफ से किसी भी तरह से युद्ध विराम को लेकर कोई भी बात अब नहीं कही जाएगी, या फिर जब तक उनकी तरफ से एक रिटेलिएटरी हमला नहीं होता है कोई युद्ध विराम की स्थिति अब नहीं बनती दिख रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। इस पर आप अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा और हमारे भी न्यूज़ पंच के जरिए इस महत्वपूर्ण खबर पर नजर लगातार बनी रहेगी। लेकिन इसी के साथ फिलहाल न्यूज़ पंच मुझे और हमारी टीम को दीजिए अनुमति। 2 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।